नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका पुनः स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा बाढ़ से संबंधित। सबसे पहले तो यही चीज़ देखनी है कि बाढ़ होती क्या है। तो बाढ़ क्या होती है लगभग सभी को मालूम भी होगा, फिर भी किसी को मालूम नहीं है तो एक बार देख लेते हैं कि बाढ़ होती क्या है। तो बाढ़ क्या होती है बेटा, जब नदी जल वाहिकाओं में, किन में, सीधी भाषा में देख लो बेटा, कोई नदी है वो क्या कर रही है, बह रही है। ठीक है, ये नदी का क्षेत्र मान लेते हैं। इस क्षेत्र में नदी क्या करती है, बहती है। जब अचानक इसकी क्षमता से अधिक जल हो जाता है, क्षमता से अधिक जल हो जाता है तो जल बाढ़ के रूप में, ये जो जल है क्षमता से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो ये जल है वो किसके रूप में, बाढ़ के रूप में मैदानों में चला जाता है, या फिर मैं कहूं चले के स्थान पे भर जाता है। वही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। समझ में आया कुछ? पुनः सुन लो। जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक, क्षमताओं से अधिक जल बहाव होता है, यानी जल जब क्षमता से अधिक बहने लगता है तो जल बाढ़ के रूप में, किसके रूप में, जल बाढ़ के रूप में मैदानों में भर जाता है। वही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। पहले ही नाम दे दिया है हमने, बाढ़ के रूप में, यानी क्षमता से अधिक जल होना ही क्या कहलाता है, बाढ़। जैसे इस नदी की क्षमता बस कितनी लीटर की है, मान लो, मान रहे हैं बेटा 50 लीटर है, लेकिन इसमें क्षमता से यानी 50 से अधिक हो गया, जैसे 70 हो गया तो 20 लीटर है वो तो बाहर निकलेगा ही। किसके रूप में निकलेगा, बाढ़ के रूप में। तो जब नदी जल वाहिका है उनमें उनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है तो वह क्या होता है, बाढ़ के रूप में कहाँ चला जाता है, मैदानों में भर जाता है। वही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। अब बात करें कि जो अन्य प्राकृतिक आपदा हैं, जो अन्य प्राकृतिक आपदा हैं उनकी तुलना में इसमें किसकी भूमिका अधिक रहती है, मानव की भूमिका अधिक रहती है। किसकी भूमिका अधिक बताई गई है, जो मानव की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। याद रह जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की जो उत्पत्ति है उसमें उसके क्षेत्र के फैलाव से संबंधित अगर बात आती है तो उनमें जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण किसकी होती है, मानव की भूमिका होती है। तो बाढ़ से संबंधित तो बात समझ में आ गई कि बाढ़ होती क्या है, और भूमिका की भी समझ में आ गई कि भूमिका इसमें किसकी रहती है, फैलाव में भूमिका किसकी रहती है, मानव की रहती है। अब हमें देखना है कि जो हमारा भारत है उसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रभावित क्षेत्र, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वही होंगे जहां पे ज्यादा क्या हो, नदियां हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आता है हमारा असम, दूसरी बात करें तो आता है बेटा पश्चिम बंगाल, तीसरी की बात करें तो आता है बिहार। कौन सा हार, बिहार आता है। बिहार के अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा उत्तर भारत है उसमें अधिकांश नदियां हैं वो कहाँ पे बहती रहती हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तो इसके अलावा हमें चौथा बताना है पंजाब, और पांचवा बताना है उत्तर प्रदेश। क्यों बताना है,
क्योंकि इन दोनों में अधिकांश नदियां क्या होती हैं, बहती रहती हैं। अधिकांश नदियां कहाँ पे हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, जो इन दोनों क्षेत्रों में क्या लाती हैं, बाढ़ लाती हैं। अब अन्य कौन से हैं, ये तो प्रमुख हो गए 5। अन्य में देखा जाए तो अन्य में शामिल करना है हमें किसको, हमारे राजस्थान के अलावा राजस्थान का पड़ोसी कौन सा है, गुजरात। अन्य कौन से क्षेत्र हैं ऐसा पूछा जाता है तो उसमें बताना है राजस्थान, गुजरात और हमारा एक पड़ोसी और बच गया, हरियाणा। यहां भी क्या आती है बेटा, बाढ़ आती रहती है। कारण आपको बता दिया, बाढ़ क्यों आती है, किसे कहते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष की बात की जाए कि वहाँ पे पानी भराव की क्षमता क्या है, कम है, और उस क्षेत्र में उस क्षमता से अधिक जल भर जाता है, क्षमता इतनी है और उसमें अधिक जल भर गया तो उसका क्या होगा, फैलाव होगा, और फैलाव से ही क्या आती है, बाढ़ आती है। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको ये 8 राज्यों के नाम लिखने हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है असम, दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, तीसरा आता है बिहार, चौथा आता है पंजाब और पांचवा आता है उत्तर प्रदेश। पंजाब और हरियाणा में अधिकांशतः नदियां हैं, उसके कारण बाढ़ आते हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान है, गुजरात है और हरियाणा है। अब देखें बेटा, ये तो प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। अब बाढ़ से क्या प्रभाव पड़ता है, जब बाढ़ अधिक आ जाती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे ऊपर। इसका प्रभाव की अगर बात करें तो क्या प्रभाव होगा, पहला जो प्रभाव होगा वो है इससे क्या नष्ट हो जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रभाव, क्या हो जाएंगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी। दूसरा है इसमें बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। लाखों लोग क्या हो जाएंगे, बेघर, यानी बिना घरों के हो जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो रहेगा बीमारियों का फैलाव अधिक, बीमारियों का फैलाव अधिक रहता है, यानी अधिक बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। ये तो हो गई नुकसान से संबंधित बातें कि क्या नुकसान हो सकता है। तो मुख्य तो 3 ही हैं बेटा, फसल है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में बात करें तो सिंचाई ज़्यादा होती है ना, तो सिंचाई अधिक हो रही है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई पानी द्वारा होती है। और हमने कहा कि ज़्यादा जल भराव होगा तो बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आने से वहाँ की फसलें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और फसलों के साथ साथ लाखों जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। और अधिक पानी कई दिनों तक रहेगा तो कई बीमारियों को भी क्या देगा बेटा, जन्म देगा। ये तो हो गई नुकसान वाली बात। अब फायदा क्या होता है, इसमें एक फायदा भी होता है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो उनके अंदर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी क्या होती है, बाहर निकल जाती है, यानी मिट्टी है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और वो मिट्टी कैसी बताई गई है बेटा, उपजाऊ बताई गई है। वो मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। और उपजाऊ मिट्टी है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है और उन्हीं पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। कृषि में देखा जाए तो प्रमुख कृषि है वो चावल की जाती है, याद रखना। तो नुकसान के साथ साथ क्या हो रहा है, एक फायदा भी हो रहा है, लेकिन नुकसान तो ज़्यादा हो रहा है। तो फायदा देखोगे, नुकसान ही है। तो ये तो हो गई बात किसकी बेटा, बाढ़ से संबंधित। अब बाढ़ का ही दूसरा रूप होता है विपरीत, अगर हम देखें तो वो है सूखा। अब कई क्षेत्रों में तो क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अब कईयों में बात करेंगे तो सूखा क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे सूखा होता क्या है। नाम से देखो बेटा, सूखा कुछ भी नहीं।
तो सूखा किसे कहते हैं? जहां पे, ध्यान देना, जहां पे वर्षा की कमी हो, जहां पे क्या होती हो? वर्षा कम होती हो, और वाष्पीकरण क्या होता हो? अधिक। तो ऐसे लिख दें, वर्षा कम, अधिक वाष्पीकरण तथा जल की कमी वाले क्षेत्रों, जल की किसकी चीज की कमी हो रही है? जल की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, क्या कहलाता है? सूखा। सॉरी। तो देखो, वर्षा कम यानी उन क्षेत्रों में जहां पे लंबे समय से, कौन से समय से? लंबे समय से वर्षा कम होती हो, वाष्पीकरण अधिक होता हो और जल की कमी होती हो, वो क्या कहलाएगा? सूखा कहलाएगा। वर्षा की कमी, वाष्पीकरण का अधिक और जल की कमी हो जाती है, वही क्या कहलाता है? सूखा कहलाता है। अब बात करें कि भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का कुल जो क्षेत्र है, उससे बात की जाए उस क्षेत्र में, तो कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत भाग है वो प्रभावित होता है? भूभाग की अगर बात की जाए तो भूभाग है वो 10% प्रभावित होगा। भारत में अगर देखा जाए कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, उसमें भूभाग में तो कितना प्रतिशत प्रभावित हो रहा है? 10%। अब जनसंख्या की बात करें कि इस सूखा से जो जनसंख्या है वो कितनी प्रभावित होगी, तो इससे जो जनसंख्या है बेटा वो कितनी प्रभावित होगी? 12% जनसंख्या है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि जो सूखा आपदा है उससे भारत की कुल कितना क्षेत्र है जो प्रभावित होता है, तो क्षेत्र विशेष की बात करें तो भूभाग का कितना है? 10%। और वहाँ पे निवास करने वाली जनसंख्याओं में अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो प्रभावित होती है? 12% जनसंख्या है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। अब बात करते हैं बेटा कि जो सूखा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, या फिर मैं कहूं कि कितने प्रकार। तो प्रकारों की अगर बात की जाए तो कितने प्रकार में इनको बांटा गया है? तो कितने प्रकार हैं बेटा? 4। कितने प्रकारों में बांटा है? 4 में। पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। दूसरा अगर देखा जाए तो कौन सा सूखा रहेगा? कृषि सूखा। दूसरा कौन सा है? कृषि से संबंधित। तीसरी बात करें तो पीने के लिए क्या नहीं मिल रहा है, तो क्या बताना है? जल विज्ञान सूखा। कौन सा सूखा रहेगा? जल विज्ञान संबंधी सूखा। और लास्ट आता है पारिस्थितिक सूखा। कौन सा है? पारिस्थितिक सूखा। तो प्रकार संबंधी अगर पूछा जाता है कि सूखे को कितने प्रकारों में बांटा गया है या फिर कितने प्रकार हैं, तो कितने बताने हैं? 4 प्रकार हैं। पहला किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित है। दूसरा कृषि से, तीसरा जल से और चौथा है पारिस्थितिक सूखा। अब हम बात करें इसकी बेटा कि भारत को सूखे की तीव्रता के आधार पर, किसके आधार पे? ये तो प्रकार हो गए,
अब बात करेंगे तीव्रता के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तीव्रता के आधार पर, तो तीव्रता के आधार पे देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, दूसरा है अधिक प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, दूसरा है अधिक प्रभावित क्षेत्र, और तीसरा आता है इसमें मध्यम प्रभावित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहेगा? मध्यम प्रभावित क्षेत्र। तो 2 चीज हैं आपके सामने बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला तो हमने पढ़ा इसके प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार हैं, तो प्रकार तो 4 हैं, लेकिन तीव्रता के आधार पे अगर देखा जाए कि इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं, किसके आधार पे? तीव्रता। तो तीव्रता के आधार पे कितने हैं? 3 हैं, अत्यधिक, अधिक और मध्यम। और प्रकार कितने हैं? 4, मौसम, कृषि, जल और पारिस्थितिक क्षेत्र। अब देखो बेटा, अब ज्यादा सूखा पड़ेगा। अब सूखे से ही किसकी उत्पत्ति होती है? अकाल की उत्पत्ति होती है। सूखे से ही किसकी उत्पत्ति हो रही है? अकाल उत्पन्न हो रहे हैं। अब अकाल उत्पन्न हो गया तो प्रभावित कौन होंगे? अकाल उत्पन्न हो रहा है तो प्रभावित कौन होंगे? मानव व पशु। सर्वाधिक प्रभावित तो ये होंगे। अब पीने के लिए क्या नहीं मिलेगा? जल नहीं मिलेगा। खाने के लिए कृषि से संबंधित अनाज नहीं मिलेगा। जल, अनाज, अगर ये दोनों ही नहीं मिलेंगे तो प्रभावित कौन हो रहे हैं? मानव व पशु। दोनों की महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो क्या है? जल है और अनाज है। ये तो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है इंसान की, या फिर जानवरों की बात करें तो सूखे को कौन जन्म, सूखे है वो किसको जन्म दे रहा है? अकाल को। अकाल को जन्म देने वाला सूखा है। और इनसे जो प्रभावित होने वाले हैं वो कौन हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? मानव व पशु होते हैं। तो सूखे में आपको बेटा इतना ही याद रखना है। सूखे के बाद आता है भूस्खलन। लास्ट जो हमारा पॉइंट आया है वो है भूस्खलन। तो भूस्खलन में ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा ही है कि भूस्खलन होता क्या है, यही देखना है हमें। भूस्खलन देखो, जो चट्टानें होती हैं, क्या होती हैं? चट्टानें। तो चट्टानें भारी मात्रा में, चट्टानें भारी मात्रा में तीव्रता से, या फिर मैं कहूं तेज गति से नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। किसकी ओर? नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। वही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। याद रहेगा, भूस्खलन, भूमि, भूमि याद रह जाएगी। भूमि के नीचे क्या है बेटा? चट्टानें। तो जो चट्टानें हैं वो भारी मात्रा में, एक दो नहीं, भारी मात्रा में तीव्रता से यानी तेज गति से नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। वह क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। अब भूस्खलन क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि भारत में भूस्खलन के जो क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो क्षेत्र कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, यानी भाग कितने भागों में बांटा जा सकता है बेटा? 4 में। कितने भागों में? 4 में।
चारों भाग अलग अलग हैं बेटा। पहला तो है अत्यधिक, कौन सा रहेगा? जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज वापस आ रही है। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र है, यानी अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र। दूसरा आता है इसमें अधिक। तीसरा अगर हम देखें तो कौन सा आएगा? मध्यम व कम। कौन सा रहेगा? मध्यम व कम। और चौथा है अन्य क्षेत्र। चौथा कौन सा रहेगा? अन्य क्षेत्र। चारों याद हो गए। भूस्खलन के भारत में अगर क्षेत्रों की बात की जाए कि कौन कौन से क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र, अधिक, मध्यम और कम, और लास्ट में कौन सा है? अन्य क्षेत्र। अब बात करें कि जो भूस्खलन की क्रिया हो रही है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी इनको प्रभावित कौन करता है? तो भूस्खलन वाले जो क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करने वाले हैं वो भूमि से ही संबंधित होंगे बेटा, या नहीं होंगे? जैसे भूमि का आवरण हो गया, भू आकृति हो गया, यानी भूमि की आकृति हो गई। इसके अलावा हमारी जो वनस्पति है, वनस्पति हो गई, और भू विज्ञान, क्या हो गया? भू विज्ञान हो गया, और ढाल हो गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार की जो घटना घटित हो रही हैं उनको प्रभावित कौन करता है, तो उसमें आपको इस नाम पे आधारित 3 नाम लिखने हैं बेटा, भू से संबंधित। एक तो होगा भू विज्ञान, प्रभावित, कौन प्रभावित कर रहा है? भू विज्ञान है। दूसरा है भू आकृति, ध्यान से देखते हो बेटा, वैसे भू से संबंधित है ना। तीसरे की बात करें भूमि, वो भी भू से हो गया। अब चौथा थोड़ा अलग है बेटा, वो कौन सा है? वनस्पति। कौन सा है? वनस्पति। पांचों क्या रहेगा? ढाल। तो ये पांचों के पांचों प्रभावित करते हैं किसको? भूस्खलन को। यानी इस प्रकार की जो घटना घटित होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो कारक कौन कौन से हैं? ये आपके 5 कारक हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण कारक आता है इन्हीं से संबंधित, वो कौन सा है? मानवीय। कौन सा रहेगा? मानवीय रहेगा। तो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो भी इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उसी के आधार पर भारत में इनको इतने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। अब इसका प्रभाव क्या रहता है हमारे ऊपर? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसकी जन धन की हानि तो निश्चित है। तो भूस्खलन से अगर हम बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव बेटा स्थानीय स्तर पर पड़ेगा, सभी जगह नहीं बल्कि स्थान विशेष पर, यानी स्थानीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, रेल मार्ग है वो भी क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो नदियों का मार्ग है वो भी क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। तो सड़क, रेल और नदी मार्ग हैं वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे। अब लास्ट जो पॉइंट बचा है वो आता है हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है? तो देखो बेटा, आपदा प्रबंधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या फिर एक गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम में अगर देखा जाए तो जो हमारी आपदाएं आ रही हैं उन आपदाओं को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं?
तो दुर्घटना के रूप में, संकट के रूप में, गंभीर घटना के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटनाओं के परिणामों से होती हैं। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी आपदा हैं वो प्राकृतिक और मानवकृत आपदाएं होती हैं। इनके द्वारा अगर हम बात करें तो इनसे बड़े स्तर पर जान की क्षति होती है, मानव पीड़ा होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और जो प्रकृति है उस प्रकृति में प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाला जो मानव समुदाय होता है उनके जो सहन करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, परे हो जाती है। और आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वो 2005 याद रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था, 2005 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, जो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी आपदा की, उसी परिभाषा को वापस परिभाषित किया गया है कि आपदा क्या होती है, यानी हम इसको किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आपदा एक क्या है, संकट है, दुर्घटना है और गंभीर घटना के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ये जो आपदाएं हैं ये किनके द्वारा होती हैं, तो प्राकृतिक और मानवकृत कारणों द्वारा इनका क्या होता है, उत्पत्ति होती है और इनसे जान माल दोनों की क्या होती है, हानि होती है। इसी के साथ जो हमारा प्राकृतिक संकट और जो आपदाएं अध्याय था वो पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।